हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th इकोनॉमिक्स। 12th इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सेकंड चैप्टर हम देख रहे हैं, चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। और अभी तक के सेशंस में हमने इसका सारा कंसेप्चुअल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में इसके आखिरी जो 2 टॉपिक है वो हमारे कंप्लीट होंगे और इस टॉपिक के साथ फिर ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के टॉपिक्स में बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक और टॉपिक जो दिया है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। वैसे हम इनडायरेक्टली ये पार्ट देख चुके हैं जब हमने कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी देखी थी थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, तब हमने इसको डिस्कस किया हुआ था कि एग्जैक्टली ये रिलेशंस क्या होते हैं। बट स्टिल आपको टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, तो वो क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस डिस्कशन के साथ फिर आपका ये सेकेंड चैप्टर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स सी, इसके पहले कि हम आज के टॉपिक्स के लिए हिट करें, हम हमेशा की तरह थोड़ा सा एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेंगे जो पार्ट हमने अभी तक देखे हुए हैं। आई होप आपको याद होगा और प्लीज मेरे साथ रिवाइज करते रहो, ये आपके लर्निंग के लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। सो सबसे पहला पार्ट जो हमने देखा था वो था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। उसमें 10 पॉइंट हमने देखे थे। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, ये यूटिलिटी का डेफिनेशन है। और वो एग्जैक्टली क्या कौन कौन से फीचर्स उसमें होते हैं वो यहाँ दिया था। तो सबसे पहला फीचर फटाफट हम इसके थ्रू जाएंगे हम। सबसे पहला रिलेटिव कंसेप्ट, सेकंड सब्जेक्टिव कंसेप्ट, थर्ड इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये डिफरेंसेस थे। तो फोर्थ पॉइंट था यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, फिफ्थ यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, सिक्स यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो ये 6 फीचर्स देखे। फिर उसके बाद 7th फीचर जो हमने देखा था यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, 8th यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, 9th यूटिलिटी is depend on intensity of want and last utility is a basis of demand। तो ये 10 पॉइंट देखे फीचर्स में। फीचर्स के बाद अगला जो क्वेश्चन था वो था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की एग्जैक्टली ये वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी कौन कौन से तरीकों से मिल सकती है वो हमें दिया था। तो सबसे पहला था फॉर्म यूटिलिटी, जहां हम चीजों का साइज शेप स्ट्रक्चर बदलते हैं, प्रोडक्शन का पार्ट होता है। फिर उसके बाद देखा था प्लेस यूटिलिटी, चेंज ऑफ प्लेस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो मिलेगा। फिर सर्विस यूटिलिटी जहां पर्सनल स्किल्स यूज होते हैं। नॉलेज यूटिलिटी जहां लोग जान लेते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। पोजीशन यूटिलिटी जो ओनर्स को बायर्स को मिलता है। एंड सबसे आखिरी में है टाइम यूटिलिटी जो स्टोरेज से मिलता है। तो ये 6 अलग अलग टाइप है यूटिलिटी के, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। फिर उसके बाद आगे जाके हमने डिस्कशन किया था कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में, जिसमें पहला था टोटल यूटिलिटी। सारे यूनिट्स मिला के जितना भी आपका टोटल एग्रीगेट यूटिलिटी होगा उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। सो अगर सिंपल वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करना है द टोटल यूटिलिटी, ध्यान से सुनो समझ लो, टोटल यूटिलिटी इज एडिशन ऑफ ऑल द यूटिलिटीज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। तो जितने भी यूनिट्स उसने कंज्यूम किए हैं उन सबका टोटल, अगर इंडिविजुअल्स वो सारे इनको हम अगर ऐड करके टोटल निकालते हैं तो हमें मिलता है टोटल यूटिलिटी। उन सिंगल यूटिलिटीज को या एक यूनिट वाली यूटिलिटी को हम बोलते हैं मार्जिनल। तो उन मार्जिनल्स को ऐड करो तो टोटल बनता है। तो फॉर्मूला भी उसका ऐसा ही था, अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, तो टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, या टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 + 2 + 3 टिल n, जो भी आखिरी रहेगा वहां तक। फिर उसके बाद आगे जाके अगर हम डिस्कस करें तो आता है मार्जिनल यूटिलिटी, ये फॉर्मूला है टोटल का। फिर उसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट, जो आखिरी एक सिंगल यूनिट है वहां से जो यूटिलिटी डिराइव्ड हुआ है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूनिट। याद रखना मार्जिनल कभी भी एक चीज की वजह से होता है। जैसे यूटिलिटी है तो एक यूनिट कंज्यूम करके आपको कितना यूटिलिटी मिला, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो उसका भी फॉर्मूला फिर वैसे ही आया, दो टोटल्स को अलग करें सब्सिक्वेंट टोटल्स को तो मार्जिनल आता है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ दैट यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1, मतलब प्रीवियस यूनिट। तो अगर हमें सपोज 10th यूनिट का मार्जिनल निकालना है तो 10th का टोटल माइनस 9th का टोटल, ऐसे हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। फिर इसी बेसिस पे हमें दिया गया था पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने देखा था कि टोटल एंड मार्जिनल, सिर्फ टोटल और मार्जिनल ये अगर देखे जाए तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अगर इसमें पैटर्न है जैसे मार्जिनल बढ़ता है तो एग्जैक्टली वैसा ही फर्क टोटल के साथ पड़ेगा। मतलब मार्जिनल कांस्टेंट है तो टोटल बढ़ेगा कांस्टेंट रेट से, मार्जिनल बढ़ रहा है तो टोटल बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। बट यूटिलिटी के केस में मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती है, डिक्लाइन होती जाती है, इवेंचुअली वो जीरो रीच करेगा और बाद में निगेटिव होगा। इसीलिए फिर टोटल यूटिलिटी जब तक मार्जिनल डिक्लाइन हो रहा है और पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट।
फिर उसके बाद में जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, और जहां मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव जाएगा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा। और यही चीज हमने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ी थी। उसके लिए फिर हमने टेबल भी देखा था जहां पे हमने यूनिट्स देखे थे 7 यूनिट्स। फिर मार्जिनल यूटिलिटी से अगर हम इजीली देख सकते हैं 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, वही फिर अगर हम टोटल यूटिलिटी में अप्लाई करें तो टोटल जब एडिशन करते हैं तो 10, 18, फिर उसके बाद 18, 24, 28, 30, 30 एंड अगेन 28। तो ये सारे रिलेशन जो हम टोटल और मार्जिनल में देखते हैं वो यहाँ फुलफिल होंगे। फिर उसके बाद उसी का हमने डायग्राम भी बनाया था। डायग्राम में भी हमने देखा था कि फर्स्ट यूनिट के लिए वो सेम है, फिर टोटल बढ़ता जाएगा, मार्जिनल डिक्लाइन होता जाएगा, ये 6 पॉइंट तक चलेगा। 6 पॉइंट में टोटल मैक्सिमम है, मार्जिनल 0 है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। एंड सबसे आखिरी में जो लेवल आएगा जहां मार्जिनल निगेटिव है और टोटल डिक्लाइन होगा। याद रखना जब भी टेबल एक्सप्लेन करने के लिए आएगा आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। सो एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लेते हैं, वाई एक्सिस पे मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको हर चैप्टर में, आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में डायग्राम्स आएंगे और जहां पे आपको ग्राफ निकालना पड़ेगा। आपको अलग से ग्राफ पेपर नहीं है बट उसी पेज पे आपको निकालना होता है, तो आपको ये सही लिखना पड़ता है क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होंगी तो मार्क्स कट जाएंगे। तो इसके लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, इन सब चीजों का आपको अलर्ट अवेयर रहना पड़ता है और अगर आप मिस कर देते हो तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। देन इसी डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में फिर ये पॉइंट्स हमने देखे कि फर्स्ट यूनिट के लिए सेम, एमयू डिक्लाइन होगा, टीयू बढ़ेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमयू 0, टीयू मैक्सिमम, एमयू नेगेटिव, टीयू डिक्लाइन। सेम रिलेशन जो हमने तीनों जगह देखा, इंट्रोडक्शन में देखा, टेबल में देखा, डायग्राम में भी यही रिलेशन एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद जो आया वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रादर लॉ ऑफ डीएमयू के ही ऊपर ये टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन बेस्ड है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, बढ़ते हुए कंजम्पशन के साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है और उसका रीजन है इंटेंसिटी। दो रादर कंबाइंड रीजन हो सकते हैं कि एक हम एट ए टाइम एक वांट देखते हैं जो सटाएबल है और दूसरा, अब अगर वांट सटाएबल है मतलब पूरी सेटिस्फाई हो सकती है, और अगर हम कंटिन्यू कंजम्पशन करें तो हर यूनिट के साथ थोड़ा थोड़ा वांट फुलफिल होता है, तो इंटेंसिटी कम, और इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी तो डेफिनेटली फिर मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होगा। यही पार्ट यहां दिया है। बट कभी भी लॉ अगर आएगा तो अलग अलग स्टेजेस में एक्सप्लेन होगा। जैसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, फिर उसके बाद उसका टेबल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। इसी पैटर्न में आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर गोसेन, इसीलिए हम उसको बोलते हैं गोसेन्स फर्स्ट लॉ। देन इट इज इन फर्दर डिटेल एक्सप्लेन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। एंड द लास्ट वन फिर हमने देखा था कि ये इंटेंसिटी के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। फिर इसका आता है स्टेटमेंट। याद रखना अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट देख रहे हैं बट स्टेटमेंट के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है, नोट्स में हमने देखा है और उस हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना रहेगा। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये एज इट इज आपको लर्न करना है। इन एनी केस, इन एनी सिनारियो ये आपको एज इट इज ही लर्न करना है, इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, करो याद तो हो चुका होगा अब तक, मेरे साथ कोशिश करो रिवाइज करने की। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, other things being constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in a stock of thing diminishes with the every increase in the stock that he already has। तो ये बेसिक स्टेटमेंट है जहां पे हम देखते हैं कि वांट जैसे जैसे सेटिस्फाई होगी इंटेंसिटी कम और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा। फिर इसके लिए भी हमने एक शेड्यूल देखा था जहां 1 to 7 यूनिट्स थे और मार्जिनल यूटिलिटी 10, 8, 6, 4, 2, 0 पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और उसके बाद डिससैटिस्फैक्शन। फिर सेम चीज हमने डायग्राम में भी एक्सप्लेन की बट इस बार सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, टोटल यूटिलिटी कर्व निकालने की जरूरत नहीं। और सिंपल रीजन, लॉ सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर रहा है, फिर मार्जिनल से ऑटोमेटिकली वो इंपैक्ट टोटल पे आएगा बिकॉज टोटल इज अ एडिशन ऑफ मार्जिनल्स, मार्जिनल्स को ऐड करके ही वो बनने वाला है। सो इस तरीके से ये डायग्राम हम एक्सप्लेन करते हैं कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पे पहले बात तो वो आएगी कि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स है, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी, कंजम्पशन बढ़ने के साथ ये कर्व डाउनवर्ड है। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है, नीचे नीचे आएगा। और 1.6 पॉइंट जहां पे पॉइंट ऑफ सटाइटी है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 और उसके बाद निगेटिव हो जाएगा और ये एरिया जो शेडेड एरिया है
वो डिससैटिस्फैक्शन या डिसयूटिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हमने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आगे बढ़ेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू के बाद हमने देखे उसके अजम्पशंस। अजम्पशंस में टोटल 9 पॉइंट्स देखे हुए थे, फटाफट गो थ्रू करेंगे। सबसे पहला देखा था रैशनैलिटी, सेकेंड कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट के बाद थर्ड पॉइंट हमने देखा था होमोजिनिटी, फोर्थ कंटिन्यूटी, फिफ्थ रीजनेबिलिटी, रीजनेबल साइज होना चाहिए, सिक्स्थ कॉन्स्टेंसी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, टेस्ट प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा कंज्यूमर के कांस्टेंट होने चाहिए। फिर सेवेंथ पॉइंट देखा था डिविजिबिलिटी, एट्थ सिंगल वांट, एंड लास्ट पॉइंट हमने देखा था कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये थे assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इन assumptions के अलावा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू हमने देखा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शन। नाउ पहले तो हमने ये समझा था कि एक्सेप्शन मतलब जहां रूल्स फॉलो नहीं होंगे। अब लॉ ऑफ डीएमयू के हिसाब से कंजम्पशन के साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी चाहिए, बट अगर ऐसी सिचुएशंस जहां कंजम्पशन के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ रही है तो वो कहलाएंगे एक्सेप्शंस। बट डीएमयू के केस में देयर इज नो रियल एक्सेप्शन, बिकॉज एक्सेप्शंस रियल में होने के लिए सारे एजम्पशंस के साथ वो प्रूव होना चाहिए कि ये एक्सेप्शन है। बट जितने भी एग्जांपल्स इसके एक्सेप्शंस के लिए दिए जाते हैं उन सब में कोई ना कोई एजम्पशन मिसिंग है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके लिए कोई रियल एक्सेप्शन नहीं है। जैसे अगर हम पहले बात करें हॉबीज, तो हॉबीज में हमने देखा था कि होमोजिनिटी, कंटिन्यूटी ये इशू होता है। सेकेंड हमने देखा था माइजर, माइजर में इररेशनल बिहेवियर है। फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा था एडिक्शन, अगेन इररेशनल बिहेवियर। फोर्थ देखा था पावर, इररेशनल बिहेवियर, क्यों रियल नहीं है ये भी आना चाहिए। फिर उसके बाद है मनी मनी का तो एक्चुअली मार्जिनल यूटिलिटी भले जीरो ना हो बट डिक्लाइन होता है, रिच के लिए मनी का यूटिलिटी कम, पुअर के लिए ज्यादा। फिर सिक्स्थ पॉइंट जो हमने अगला देखा था वो था रीडिंग, यहाँ पे भी होमोजिनिटी और कंटिन्यूटी का इशू है, एंड सेम विद द म्यूजिक। तो ये जो सारी चीजें हैं ये है एक्सेप्शंस, बट ये रियल एक्सेप्शंस नहीं है। स्क्रीन पे है, कल ही हमने देखा है, याद रखने की कोशिश करना। सबसे पहला था आपका हॉबीज, सेकेंड माइजर, थर्ड एडिक्शन, फोर्थ पॉइंट जो हमने यहाँ डिस्कस किया वो था पावर, फिफ्थ मनी, सिक्स्थ रीडिंग, एंड लास्ट म्यूजिक। फिर हमने देखे थे क्रिटिसिज्म्स या लिमिटेशंस ऑन द लॉ। लॉ ऑफ डीएमयू की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे अनरियलिस्टिक एजम्पशन, सारे के सारे एजम्पशंस एक साथ रियलिटी में होना, जैसे कंटिन्यूटी, डिविजिबिलिटी, होमोजिनिटी सब कुछ सेम है, एक के बाद एक फटाफट कंज्यूम हो रहा है, प्रॉपर रीजनेबल साइज में अवेलेबल ही है, ऐसा सारे के सारे ये एजम्पशंस एक साथ फुलफिल होना काफी अनरियलिस्टिक होता है। फिर सेकेंड कार्डिनल मेजरमेंट, बहुत सारे जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उनके हिसाब से तो ये पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड पॉइंट इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, जहां गुड्स डिविजिबल नहीं है वहां ये लॉ अप्लाई करना मुश्किल होगा। देन कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं रख सकते। एंड सबसे आखिरी पॉइंट जो हमने यहाँ डिस्कस किया था वो था सिंगल वांट। इन रियलिटी किसी भी कंज्यूमर को एट ए टाइम सिर्फ एक ही वांट फुलफिल करना होता है, ऐसा नहीं, बहुत सारे मल्टीपल वांट्स उसको फुलफिल करने हैं। तो ये इस लॉ का क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस है। तो ये सारा पार्ट अभी तक हम देख चुके हैं, पिछले 9 सेशंस में हमने ये सारा डिस्कस किया है, पिछले 12-13 मिनट में हमने इसको रिवाइज भी किया है। याद रखना जब ये रिवीजन चलता है तो लेक्चर्स आगे करके भागो मत, इसके साथ खुद को टेस्ट करो कि आपको ये चीजें याद है या नहीं है, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर क्रिटिसिज्म्स के बाद अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं और वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। लॉ का सिग्निफिकेंस हम देखने वाले हैं, एंड फिर आगे रहेगा उसका जो रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो ये दो छोटे से ही टॉपिक है, रादर इसमें से जो रिलेशन वाला पार्ट है वो हमारा ऑलरेडी हो भी चुका है। अगर आप में से किसी ने पढ़ने के एफर्ट लिए होंगे तो आपको समझ गया होगा, मैंने कल भी इंडिकेट किया था आपको पिछले सेशन में कि आपको पढ़ना चाहिए। सी सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। नाउ सिग्निफिकेंस का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंस। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आया इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, तो ये मत बोलना कि सिखाया नहीं, सिग्निफिकेंस को ही हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस। In spite of criticisms, the law of diminishing marginal utility is very popular and an important law in economics because of its universal application. पहली चीज जो वो वहां बोल रहे हैं वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसीलिए बिकॉज देयर इज नो रियल एक्सेप्शन, कोई रियल एक्सेप्शन ही नहीं है उसको, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सी पहला यूजफुल टू कंज्यूमर, जब कंज्यूमर अपने डिसीजंस लेता है बाय करने के तब वो ये डीएमयू अप्लाई करता है। हमने देखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है,
कैसे कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम मिलता है। आई होप ये टर्म याद है आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है। और वो कहां पे आता है, जहां मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है। तो इस टाइप का जो जजमेंट होता है कंज्यूमर अपने डिसीजंस में, सो दैट उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, यहां पे ये डीएमयू वो अप्लाई करता है। दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स to obtain maximum utility from the limited resources it is necessary to diversify the consumption। तो कैसे वो कंजम्पशन डाइवर्सिफाई करते हैं, कैसे वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज कहां खर्च करनी है, कौन सी चीज पे कितने पैसे खर्च करने हैं, इसमें डीएमयू का रोल है। सेकेंड, यूजफुल टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी जब अपने टैक्सेशन पॉलिसीज बनाता है या अपने सब्सिडीज वगैरह डिसाइड करता है, उस वक्त इसका एप्लीकेशन है, पढ़ेंगे। द लॉ इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, पढ़ेंगे हम ये क्या है, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। दिस वे द गवर्नमेंट नॉट ओनली जनरेट्स द पब्लिक फाइनेंस बट ऑल्सो ट्राइज टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन द कंट्री। अब ये समझने की कोशिश करो, ये जो भी सेंटेंस लिखा है ना कि जनरेट्स द पब्लिक फाइनेंस, मतलब उनके पास पैसा आता है और साथ ही साथ में इनइक्वालिटी भी रिड्यूस होती है वगैरह, वो कैसे, ये समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। ये कंसेप्ट पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स सॉरी, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी का मतलब होता है जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। जैसे अगर आपको इंडियन टैक्स सिस्टम में जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, आगे जाके हमें पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर आने वाला है जहां डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों का डिफरेंस भी हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। अभी के लिए ध्यान रखना कि डायरेक्ट टैक्स इनकम और वेल्थ पे लगाते हैं। तो अब किसी पर्सन का जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा टैक्स उसको लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि ये जस्ट जनरल एग्जांपल्स है, एक्चुअल टैक्स रेट्स हर साल फाइनेंस एक्ट में या बजट जो आता है हर साल उसमें बदलते रहते हैं। तो अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी का इनकम अप टू 3 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपए तक है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। बट अगर इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है, 3 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक अगर है, तो हम 10% टैक्स लगाएंगे। अगर किसी पर्सन का इनकम 5 लाख से ज्यादा है, से फॉर एग्जांपल 5 लाख 1 रुपीज, 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का इनकम है, तो हम 20% टैक्स लगाएंगे। और अगर किसी का इनकम 10 लाख से आगे जाता है और अबव 10 लाख, सिंपल यहीं पे खत्म करते हैं, अबव 10 लाख, तो 30% हम डायरेक्ट इनकम टैक्स लगाएंगे। ये मैं इनकम टैक्स के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। एक्चुअल स्लैब रेट थोड़े अलग है, 5 लाख तक अभी फिलहाल एग्जाम्पशन चल रहा है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए ये बताया जा रहा है, याद रखना। अब यहां पे अगर हम देखें तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स रेट्स बढ़ रहे हैं। सो मोर इनकम मोर टैक्स, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। इस चीज को बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। एंड यूजुअली, याद रखना, यूजुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकम टैक्स के केस में ये प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी फॉलो होती है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है ये तो मान लिया, बट इसका डीएमयू के साथ क्या संबंध है? बहुत ज्यादा है। सी, जब प्रोग्रेसिव टैक्स होता है तो जिसका ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो जो करोड़ों में कमा रहा है, जिसके लिए मनी की यूटिलिटी कम है, याद रखना हमने एक सिंपल सा प्रिंसिपल देखा था, रिच पर्सन के लिए मनी का यूटिलिटी ऑफ मनी कम होता है और पुअर पर्सन के लिए यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होता है। गरीब के लिए पैसे की कीमत ज्यादा है, अमीर के लिए ज्यादा। अब रिच के लिए मनी की यूटिलिटी कम है, तो उससे ज्यादा टैक्स लेने में प्रॉब्लम नहीं, जस्टिफाइड है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है तो उससे ज्यादा टैक्स लो। तो वहां से क्या करते हैं, टैक्स ज्यादा लिया जाता है। और जो पुअर है उससे टैक्स कम लिया जाता है, जो बहुत ही गरीब है उससे तो टैक्स भी नहीं लिया जाएगा।
सो दिस वे क्या होता है कि जो रिच पर्सन है उससे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट को भी इनकम मिलता है अपने अलग अलग पॉलिसीज के लिए, और पुअर को कम टैक्स लगता है या जो बहुत गरीब है उसको लगता ही नहीं, तो इससे इक्वालिटी थोड़ी बनी रहेगी। प्लस ये जो टैक्स से इनकम आया है, याद रखना, दिस इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास ये जब इनकम आता है, इसी पैसे से गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज चलाता है। इवन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो गरीब है उनके लिए गवर्नमेंट अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल फ्री मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, फ्री एजुकेशन हो गया, या कम खर्चे में एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, या उनको सब्सिडी देना एक्सेट्रा, ये सारी चीजें गवर्नमेंट इस इनकम से मैनेज करेगा। तो होगा ये कि से फॉर एग्जांपल एक मान लिया जाए कि कोई भी रिच आदमी से टैक्स के फॉर्म में 1000 रुपए लिए गए, रिच की जेब से कम हुए। अब वो अमीर है, लखपति है, करोड़पति है, अब करोड़ों कमा रहा है, उसको 1000 रुपए के टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वही 1000 रुपए जब सब्सिडी के थ्रू किसी गरीब के हाथ में जाते हैं या उसको 1000 रुपए का बेनिफिट जाता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको 1000 रुपए दे रहा है, बट 1000 रुपए का बेनिफिट दे रहा है, तो रिच पर्सन को 1000 रुपए का इतना प्रॉब्लम था नहीं, तो उसके जेब से गए तो उसको उतना दुख नहीं है। बट जब गरीब को वही 1000 रुपए के कोई बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते हैं, तो उसको मिलने वाला एडवांटेज या सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है। एंड दिस प्रमोट्स द इक्वालिटी, कि जिसको पैसा है ऑलरेडी उसकी जेब से लो, और उस पर्सन को बेनिफिट दो जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और गवर्नमेंट एग्जैक्टली यहां पे वही कर रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही एप्लीकेशन है, कि जिसके पास ज्यादा पैसा, उसको पैसे का इतना प्रॉब्लम है नहीं, तो उससे ले लो टैक्स, और जिसको जरूरत है उसको ये बेनिफिट्स पास ऑन करो। लाइक दिस गवर्नमेंट अपने अलग अलग पॉलिसीज में ये लॉ ऑफ डीएमयू का एप्लीकेशन करता है। इवन जैसे प्राइसिंग पॉलिसी हो गई, ट्रेड पॉलिसी हो गई, कमोडिटीज के ऊपर टैक्सेस लगाना हो, कौन से प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करना है, कौन से प्रोडक्ट्स को नहीं करना है, ये सब चीजें गवर्नमेंट डीएमयू के बेसिस पे डिसाइड कर सकता है। तो ये जो पार्ट है, ये है पहला था यूजफुल टू कंज्यूमर, दूसरा यूजफुल टू गवर्नमेंट। आई होप टैक्स का थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट जो आपने सीखा है वो आपको याद हो। अगर ये रिवर्स हो तो उसको रिग्रेसिव ऐसा बोलते, फॉर इन्फॉर्मेशन याद रखना, कि मतलब अगर कम इनकम और ज्यादा टैक्स ऐसा लगा रहे तो उसको रिग्रेसिव बोलते हैं। तो ये ओवर द पीरियड आप पढ़ोगे, जब पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर में आएंगे हम, वहां पे बहुत डिटेल में हमको दिया है, और अदर अच्छी बात है, काफी डिटेल में हम वहां पे टैक्स की पॉलिसीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला है 9th चैप्टर में आएगा वो, तो तब तक थोड़ा पेशेंस रखना, 9th या 10th चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। नाउ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बोला है, सिंपल सी बात है, पैराडॉक्स इज, मराठी या हिंदी में बात करना चाहे तो विरोधाभास। मतलब जैसे सिंपल वर्ड में बोलूं कि जो चीज हमारे पास ज्यादा है उसकी वैल्यू कम, जो चीज कम है उसकी वैल्यू ज्यादा। ये जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है वो डीएमयू से प्रूव होता है, कि कोई चीज ज्यादा अवेलेबल है तो हमारे लिए उसकी वैल्यू कम है, इंपॉर्टेंस कम है, और कोई चीज हमारे पास कम है तो हम उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सी, उसके लिए एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से दिया है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इट इंक्लूड गुड्स दैट हैव अ मोर वैल्यू इन यूज, सी वैल्यू इन यूज, and zero or less value in exchange such as air, water, sunshine, etc. as well as goods that have more value in exchange and less value in use such as gold, diamond, etc. अब ये वर्ड्स याद रखो, हमने ये वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज पहले भी पढ़ा था, कि वैल्यू इन यूज जो एक्चुअली आपको सेटिस्फेक्शन देंगे, आपके लिए यूजफुल रहेंगे, वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उसकी प्राइस। तो होता ऐसा है कि जो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिनके बिना ह्यूमन रेस बोलो या कोई भी पर्टिकुलर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, हवा, पानी, सनशाइन, ये सारी चीजों के बिना हमारा इन्वायरमेंट चल नहीं सकता, हमारी जिंदगी नहीं चल सकती, ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएंगी, लोग खत्म हो जाएंगे, बिना हवा, बिना पानी, बिना सनशाइन के हम खत्म हो जाएंगे। बट फिर भी मतलब क्या है, ये एयर, वाटर, सनशाइन, याद रखना, इनका वैल्यू इन यूज ज्यादा है, बट इनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है, प्राइस उनकी बहुत कम है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत ज्यादा है, हवा, पानी, ये सब चीजें नेचर ने हमको बहुत ज्यादा दी है, जितनी हमको रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है, और इसीलिए हमें उनकी कीमत नहीं है। हमें इंपॉर्टेंस तो मतलब हमारे लिए जरूरी तो है, बट हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे क्योंकि वो हमारे पास ज्यादा है। अपोजिट, जैसे यहाँ पे बात की है गोल्ड, डायमंड, ये चीजें हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। मतलब गोल्ड और डायमंड के बिना आदमी सर्वाइव कर सकता है क्या? डेफिनेटली। भाई आज सोना नहीं पहना तो
नहीं होगा, या जैसे पानी के लिए अगर हम बात करें, हवा के लिए बात करें कि भाई आदमी 1-2 मिनट से ज्यादा हवा नहीं रोक सकता, हवा उसको सांस लेने के लिए हवा लगेगी, 2-3 दिन अगर उसको पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। तो ऐसी चीज गोल्ड डायमंड के साथ नहीं है कि भाई 2-4 दिन डायमंड नहीं पहना तो आदमी मर जाएगा ऐसा नहीं है। फिर भी डायमंड, गोल्ड, इनके लाखों करोड़ों में भाव है, डायमंड करोड़ों में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी कम है, इसीलिए हमें उनका ज्यादा वैल्यू इन एक्सचेंज हम देते हैं, यूटिलिटी हमारे लिए उसकी ज्यादा है, जबकि एक्चुअल में उसका यूज हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। तो ये जो पैराडॉक्स है, ये जो विरोधाभास है कि जो चीजें हमारे लिए जरूरी है फिर भी हम उनको कीमत नहीं देते या इंपॉर्टेंस नहीं देते, और जो चीज हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सर्वाइवल के लिए फिर भी उनकी कीमत ज्यादा है तो ये बिहेवियर, ये एग्जैक्टली एक्सप्लेन होता है लॉ ऑफ डीएमयू में, क्योंकि हमारे पास एज अ होल देखा जाए तो हवा पानी वगैरह अबंडेंटली अवेलेबल है, इसलिए हमारे लिए उनकी कीमत कम, और डायमंड गोल्ड ये हमारे लिए जरूरी नहीं बट इनकी अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए हमारे लिए उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा। तो ये बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू है। याद रखना, हम सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू देख रहे हैं, जिसमें हमने यूजफुल टू कंज्यूमर, यूजफुल टू गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू अगला बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ अब लॉ ऑफ डिमांड डीएमयू के बेसिस पे है। याद रखना, यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड, ये जो फीचर देखा था वो अलग पॉइंट है, डिमांड होती है क्योंकि यूटिलिटी है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने इस चैप्टर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीखा है, उसी तरीके से आने वाले चैप्टर में हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड भी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया है, वही बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। बट इसका रूल सिंपल है कि प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है। मतलब इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड का रूल है। इनवर्स रिलेशन मतलब अगर कोई एक चीज बढ़ती है और दूसरी कम हो रही है तो उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन अब लॉ ऑफ डिमांड का ये जो प्रिंसिपल है या ये जो रूल है ये डीएमयू पे बेस्ड है। अब इसके लिए फिर से एक बार जो कंज्यूमर सरप्लस में हमने टेबल देखा था उस टेबल को मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा और उसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे। अगर आपको याद है तो हमने यूनिट्स देखे थे, मार्जिनल यूटिलिटी देखी थी और प्राइस देखा था। तो यूनिट्स 1 2 3 4 5, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ 500 400 300 200 100। प्राइस हमने देखा था 300। ये सेम एग्जांपल है जो मैंने कंज्यूमर सरप्लस में एक्सप्लेन किया था, बट ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये सिचुएशन है तो हमने ये क्लियर लिया। अब हम डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे इस टेबल के बेसिस पे। इस टेबल के बेसिस पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, सो व्हेन प्राइस इज 300 कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आएगा थर्ड यूनिट पे, mu इक्वल्स टू प्राइस, और वो 3 यूनिट खरीदेगा। वो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट नहीं खरीदेगा क्योंकि जितना उसको वर्थ लग रहा है प्राइस उससे ज्यादा है। सो व्हेन प्राइस इज 300, ध्यान से सुनना, प्राइस 300 है तो क्वांटिटी डिमांड जो है, तो यहां मैं कॉलम ही बना लेता हूं, प्राइस और यूनिट्स। तो प्राइस अगर 300 है तो वो कितने यूनिट खरीद रहा है? 3 यूनिट, क्योंकि वहां पे उसका इक्विलिब्रियम आ रहा है, और इक्विलिब्रियम कहां होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। ये सिचुएशन पे उसका इक्विलिब्रियम है और वो 300 रुपए में वैसा है। अब समझ लो, मान लो कि अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस, ध्यान से सुनना, अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस 300 की जगह चेंज होके हो जाती है 400 रुपए, तो क्या होगा? तो अब इक्विलिब्रियम 3 यूनिट पे नहीं आएगा, अब नया इक्विलिब्रियम जो आएगा वो आएगा सेकेंड यूनिट पे, यहां पे। बट याद रखना, ये मैंने कब बोला? अगर प्राइस 400 है तो 400 रुपए प्राइस अगर है तो इक्विलिब्रियम जो है वो सेकेंड यूनिट पे आएगा अगर प्राइस 400 है। फिर वो थर्ड फोर्थ नहीं खरीदेगा। याद रखना, अगर प्राइस 400 है तो वो थर्ड यूनिट नहीं खरीदेगा। थर्ड यूनिट उसको वर्थ कितने का लग रहा है? 300, और अब हम प्राइस कितनी ले रहे हैं? 400। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये यूनिट में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जितना उसको वर्थ लग रहा है उससे ज्यादा मांग रहे हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम कितने यूनिट पे आएगा? 2।
तो अब अगर यहां पे आप ध्यान देते हो कि प्राइस कम हुई, सॉरी प्राइस बढ़ी 300 से 400, जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गया, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांड कम, इनवर्स रिलेशन। यही चीज अगर हम प्राइस 100 रुपीज ले लेते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम जो आएगा वो 5th यूनिट पे आएगा। mu इक्वल्स टू प्राइस, ये जो पॉइंट आएगा ये 5th यूनिट पे आएगा। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा मिडल, mu इक्वल्स टू प्राइस, वो 5 यूनिट खरीदेगा क्योंकि उसका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस वहां इक्वल हो रहा है, वहां उसको इक्विलिब्रियम है। अब अगर मैं इसको फिर से री एस्टेब्लिश करता हूं तो ध्यान रखना 300 रुपए हम मिडल में ले रहे हैं, प्राइस अगर बढ़ती है 400, प्राइस 400 बढ़ती है तो जो 300 रुपए पे वो 3 यूनिट खरीद रहा था, 400 रुपए पे वो सिर्फ 2 यूनिट खरीद रहा है। मतलब प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर 100 रुपीज प्राइस हो गई तो वो 5 यूनिट खरीद रहा है, प्राइस कम और क्वांटिटी डिमांड ज्यादा। तो ये जो पार्ट है ये लॉ ऑफ डिमांड का रूल है, याद रखना। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ये कहां दिया है? लॉ ऑफ डिमांड। बट इसका बेसिस डीएमयू की थ्योरी से आता है। दोनों थ्योरीज डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ही एक्सप्लेन की है, तो वो आसान है। सी, the law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. According to law of demand, the quantity demand of a good rises with a fall in the price and fall with the increase in the price. तो price कम, demand ज्यादा. When a consumer purchases more and more units of a good, its marginal utility steadily declines. Hence, he would buy additional unit of a commodity only at a lower price. तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, मतलब द अमाउंट ऑफ मनी जो वो पे करने के लिए रेडी है वो कम कम होता जाएगा। तो वो ज्यादा गुड्स तभी खरीदेगा जब प्राइस कम होगी, और अगर प्राइस बढ़ गई तो वो कम गुड्स खरीदेगा, कम यूनिट्स खरीदेगा। और इसी रीजन से मतलब जो डीएमयू है कि कम कम होती जाती है, कि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है इसीलिए वो कम पैसे देने के लिए रेडी है। ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल यहाँ पे आता है। सो बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, यूजफुल टू प्रोड्यूसर। ना प्रोड्यूसर मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना के सेल करने वाले पर्सन को भी ये यूजफुल है जब वो अपनी प्राइस डिसाइड करता है। वो भी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है, देखता है कि कंज्यूमर क्या पे करने के लिए रेडी हो सकता है और उस हिसाब से वो अपनी प्राइसेस डिसाइड करता है। सी, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, यहाँ पे पूरा ऐड होना चाहिए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। The law of diminishing marginal utility helps to understand the behavior of consumer in relation to their buying decisions. Producers can study this behavior in order to decide the prices of their product. In order to sell more quantities or increase profit margin, the concept of utility is useful. तो वो देखता है कि बायर कितना देने के लिए रेडी हो सकता है, अगर वो ज्यादा नहीं देने के लिए तैयार होगा तो वो वैसे पॉलिसीज बनाते हैं। हमने ये एग्जांपल भी देखे थे कंज्यूमर सरप्लस के टाइम पे। से एक नॉर्मल सब्जी वाले की अगर हम बात करें तो अगर आप उसको सब्जी का भाव पूछते हैं तो वो बोलता है 20 रुपए पाव, 60 रुपए किलो, 250 ग्राम के 20 रुपए और 1000 ग्राम 1 किलो के 60 रुपए। अब ये जो उसने बोला कि 20 रुपए मैं पाव दूंगा लेकिन एक पाव सब्जी मिल जाएगी, लेकिन 1 किलो के लिए आपको 60 ही रुपए में मिलेगी। ये जो उसने बोला इसलिए नहीं कि उसका मैथ खराब है, कि उसको मैथ्स नहीं आया तो कि 80 नहीं बोला। ये उसको पता है कि कंज्यूमर को अगर ज्यादा खरीदना है तो वो ज्यादा खरीदेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, तो वो ज्यादा तभी खरीदेगा जब हम प्राइस कम करेंगे। तो प्रोड्यूसर भी ये कंज्यूमर बिहेवियर समझते हैं और उस बेसिस पे अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं, और इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये प्रोड्यूसर के लिए भी यूजफुल है ना। तो अगला जो पॉइंट है वो रिपीट हो गया, यूजफुल टू गवर्नमेंट, ये नहीं कंसिडर किया तो भी चलेगा। सो पॉइंट ये है कि सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू में 5 पॉइंट्स हम देख रहे हैं। सबसे पहला यूजफुल टू द कंज्यूमर, सेकेंड यूजफुल टू गवर्नमेंट, थर्ड बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, फोर्थ बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड लास्ट यूजफुल टू प्रोड्यूसर। उसके बाद फिर अगला पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अब इसके पहले कि मैं आगे इसके बारे में रीड करूं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि एग्जैक्टली इसका कंक्लूजन क्या है, कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस है तो कंज्यूमर बाय करेगा एंड कंटिन्यू रहेगा उसका कंजम्पशन। mu इक्वल्स टू प्राइस है तो वहां कंज्यूमर बाय करेगा और रुक जाएगा, यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रहेगा। एंड अगर मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस है
तो वो बाय नहीं करेगा, नो बाइंग, कंज्यूमर प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। ये एग्जैक्टली हमने कंज्यूमर सरप्लस में पढ़ा है, वही रिलेशंस वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक दो एक्स्ट्रा टर्म आएंगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल जहां मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम, उसको इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, जहां मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तो उसको एक्स्ट्रा बोला जाएगा, एक्सटर्नल। तो पढ़ेंगे हम कि क्या है ये कंज्यूमर सरप्लस का लेक्चर। अगर आपने अच्छे से देखा है, 8th लेक्चर था वो, अगर अच्छे 7th लेक्चर था आई गेस, तो अगर वो अच्छे से देखा है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक उन्होंने अलग अप्लाई की है, वो हम देख लेंगे। लेट अस डिस्कस द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, हाउ द लॉ ऑफ DMU forms the basis of law of demand. It is a perfect example of practical application of law of DMU. To understand the relation, it is essential to convert marginal utility in terms of money so that it can be compared with the market price. पूरे चैप्टर में पहली बार वो MU और मनी को साथ में लेके आए। रादर ये टेक्स्ट बुक में पहले ही होना चाहिए था, जो कार्डिनल मेजरमेंट का पॉइंट है वहीं पे ये देना जरूरी है कि कैसे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल मार्जिनल यूटिलिटी को मनी में काउंट करते हैं। बट स्टिल ठीक है, उन्होंने ये दिया कि हम MU और मनी को कंपेयर करेंगे। नाउ लेट्स अज्यूम, अब ये इंटरेस्टिंग है, 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब इन्होंने मेजरमेंट थोड़ा बढ़ा दिया। हमने जब एग्जांपल देखा था तो हम डायरेक्टली देख रहे थे द अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन इज रेडी टू पे। अब उन्होंने क्या बोला कि एक मार्जिनल यूटिलिटी मतलब 10 रुपए, तो उसको उन्होंने मेजरमेंट लगा दिया। जैसे हम बोलते हैं कि भाई इतना ग्राम इक्वल्स टू इतना किलोग्राम या लीटर इक्वल्स टू मिलीलीटर, उस टाइप से उन्होंने उसको एक मेजरमेंट दे दिया कि एक मार्जिनल यूटिलिटी मतलब 10 रुपए। वो डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई 10 रुपए मतलब जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी है उतना पे करने के लिए रेडी है, या जितना पे करने के लिए रेडी है उतना मार्जिनल यूटिलिटी है, बट यहां उन्होंने मेजरमेंट लगाया। मार्केट प्राइस इज 50, नंबर ऑफ यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर एक एक कॉलम, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नंबर ऑफ यूनिट्स 6 दिए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स 10, 8, 7, 5, 3, 1, तो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, 10, 8, 7, 5, 3, 1। नाउ अब यहां एक नया कॉलम है MU इन टर्म्स ऑफ मनी। अब उन्होंने क्योंकि मेजरमेंट दिया कि एक मार्जिनल यूटिलिटी मतलब 10 रुपए, इसीलिए यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन आया। कैसे आया वो भी बता देता हूं मैं। 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 8 10 इंटू 7, इस तरीके से कि उन्होंने एक यूटिलिटी को 10 रुपए कंसीडर किया। ऐसा नहीं करते तो भी चलता, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि 100 रुपए देने के लिए रेडी है, 80 रुपए देने के लिए रेडी है, 70 देने के लिए रेडी है। यही मार्शल ने बोला था, मार्शल ने डायरेक्टली यही बोला था कि द अमाउंट ऑफ मनी, आप कितना देने के लिए रेडी हो, 100 रुपए, तो वो 100 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी है। 80 रुपए देने के लिए 80। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑथर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, ये चीज उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट की है, वो गलत नहीं है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 10 इंटू 5, 10 इंटू 3, 10 इंटू 1। तो बेसिकली ये वो पैसा देने के लिए रेडी है। दिस कॉलम दैट 100, 80, 70, 50, 30 रिप्रेजेंट्स कि कितने पैसे वो देने के लिए रेडी है, और प्राइस तो उन्होंने ऊपर लिखी थी 50। अब अगर हम पहले यूनिट्स की बात करते हैं, यहां तक पहले 3 यूनिट तक, पहले 3 यूनिट तक जितना हम देने के लिए रेडी है 10, 80, 70, प्राइस उससे कम है 50 रुपीज, तो यहां पे दिया भी है देखो, पहले 3 यूनिट के लिए कि जितना हम पे करने के लिए रेडी है वो ज्यादा है, ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो डेफिनेटली वो पहला यूनिट भी खरीदेगा, सेकंड भी खरीदेगा, थर्ड भी खरीदेगा। फोर्थ के लिए इक्वालिटी है, फोर्थ यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस है, तो यहां कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आएगा। और फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट वो नहीं खरीदेगा बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है। सिर्फ यहां पे ये करेक्शन रहेगा, यहां पे साइंस गलत है, तो ये MU लेस देन 50, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम, प्राइस ज्यादा। एग्जैक्टली सेम चीज हमने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ी थी, दैट यही प्रिंसिपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे लिखे भी थे कि मार्जिनल यूटिलिटी से प्राइस ज्यादा है तो बाय करेगा, कंटिन्यू रहेगा। कब तक खरीदते रहेगा? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल ना हो जाए, जो इनके एग्जांपल में फोर्थ यूनिट पे हो रहा है, MU इक्वल्स टू प्राइस, फोर्थ यूनिट पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम।
क्योंकि वहां मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वल टू प्राइस है। फिफ्थ और सिक्स यूनिट वो नहीं खरीदेगा क्योंकि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी कम और प्राइस ज्यादा है। वो सिंबल्स में करेक्शन कर लेना, ये ध्यान रखना। नाउ above table explains the relation between marginal utility and price. The table shows that a consumer start buying units of a commodity X for his consumption one after another. टेबल की कमेंट्री है कि एक यूनिट वो खरीद रहा है। Marginal utility which is added to his stock goes on diminishing with every further unit consumed. हर यूनिट के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी कम कम होती जा रही है। 10, 8, 7, 5, 3, 1। When MU is converted in money, one can easily compare it with the market price which is shown in the column 5 of the above table. तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसको याद रखना, MU मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर किया जा रहा है विद द मार्केट प्राइस, और कंपेयर करके फिर कंक्लूजन निकालेंगे। फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स इट इज फाउंड दैट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस स्प्रेड। पहले 3 के लिए क्या रिलेशन है, MU is greater than price. A rational consumer will willingly buy these units since the benefit derived is more than the price paid. जितना वर्थ लग रहा है, जैसे पहले यूनिट के लिए अगर बात करें तो उसको वर्थ कितना लग रहा है, 100 रुपए, दूसरा 80 रुपए, तीसरा 70 रुपए, और प्राइस कितने मांग रहे हैं, 50। तो जितना वर्थ लग रहा है उससे कम मांग रहे हैं प्राइस, तो डेफिनेटली खरीदेगा। एंड द फोर्थ यूनिट marginal utility and price becomes equal, so consumer can also think of buying fourth unit. वो fourth भी खरीदेगा, जितना वर्थ लग रहा है उतना ही मांग रहे हैं। In case of fifth and sixth unit, marginal utility derived is less than the market price paid. A rational consumer will not buy further once the equality between marginal utility and price is established. मतलब fourth पे वो equality आई, उसके बाद कंज्यूमर उसको नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगले यूनिट्स के लिए, ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट है उनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा। फ्रॉम द अबव गिवन टेबल फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी मेड विथ रेफरेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। फर्स्ट, यूनिट्स व्हिच अ कंज्यूमर विलिंगली बाइज MU is greater than the price called इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। जो पहले 3 यूनिट, इस टेबल के हिसाब से पहले 3 यूनिट जहां MU ग्रेटर देन प्राइस है, वहां पे इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोला जाएगा। यूनिट एट विच बिकम्स MU becomes equal with the market price is marginal unit, that is MU X equals to PX, where consumer equilibrium. And last, units which a rational consumer is not willing to buy and consume, where he has to pay more than MU, are called extra marginal units, जहां marginal units ज्यादा है। तो ये 3 टर्म्स हमने सिर्फ नए सीखे, रादर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पहले ही सीखा था, 2 टर्म्स सीखे ज्यादा, कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर प्राइस से ज्यादा है तो वो इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अगर इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला है, मार्जिनल यूनिट जिसको बोलेंगे, एंड लास्ट वाला यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिनल बोला उसको, फोर्थ और फिफ्थ वाले को, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम थी, प्राइस ज्यादा। तो ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल यहां पे आता है। Thus, a rational consumer attains equilibrium where MU is equal to PX. This relation between marginal utility and price is paved way for a law of demand. इसी चीज से लॉ ऑफ डिमांड का लॉजिक बना है, जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा। तो इसीलिए, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस सीखना जरूरी था, अदरवाइज ये पार्ट होना चाहिए था अलग से, और वही नॉर्मली होता है, बट यहाँ थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन है, तो वो हमने देखा। सिर्फ 1-2-3 एडिशनल टर्म्स जो है वो याद रखना, कि जहां मार्जिनल यूटिलिटी और ज्यादा है, प्राइस कम, वहां तक हम उसको बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, उन यूनिट्स को। फिर MU इक्वल्स टू प्राइस जो आता है वो मार्जिनल यूनिट है जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, एंड जहां MU कम प्राइस ज्यादा उसको एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, जो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। तो ये पार्ट है आपका लॉ ऑफ DMU और उससे रिलेटेड पूरा मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी एनालिसिस। बट ध्यान रखना, 2 मिनट सिर्फ ध्यान से सुनना है, जो बहुत जरूरी है। यूटिलिटी एनालिसिस जब हमने स्टार्ट किया था, हमने देखा था कि ये 2 तरीके से आता है, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। तो कार्डिनल के लिए DMU का पूरा थ्योरी है, ऑर्डिनल के लिए आपको सिर्फ छोटा सा एक नोट दिया है। सी, पढ़ रहा हूं मैं। 2 English economists, J.R. Hicks and R.G.D. Allen, were the main exponents of indifference method. It was evolved to supersede the cardinal utility analysis by Professor Marshall. Indifference curve analysis adopt the concept of ordinal utility. ये ordinal से जाता है. An indifference curve is the locus line of a point indicating particular combination of 2 goods from which the consumer derives the same level of satisfaction.
एज अ रिजल्ट ही इज एन इनडिफरेंट टू अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दैट ही कंज्यूम्स। तो यहाँ पे वो एक इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व याद रखना कुछ इस तरीके से होता है। ये इंडिफरेंस कर्व होता है एंड इट शोज, ये जो इंडिफरेंस कर्व वहां लिखा है, इट शोज, ध्यान से सुनना, इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब यहां पे है गुड्स एक्स, यहां है गुड्स वाई, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन, जो सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। यहां पे अगर आपने ये ए पॉइंट देखा, बी पॉइंट देखा, सी पॉइंट देखा, तो सब में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। ऐसे कर्व को बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक में दी है और इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के बारे में नहीं दिया है। पर ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इसी सिलेबस से आपके आगे के जो प्रोफेशनल एग्जाम जो है सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, उनके एंट्रेंस लेवल पे ये सब आता है, एक्चुअल टॉपिक होता है। तो अब यहाँ पे नीचे आप पहले भी शायद आपने पढ़ा ही होगा, 12th के अलावा सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन पे भी आता है। तो मैंने कुछ लिंक्स दिए है। ये एनरिच नॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे सीए फाउंडेशन के सिलेबस के लिए, सीए फाउंडेशन के सिलेबस के बेसिस पे इंडिफरेंस कर्व थ्योरी का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। बहुत बड़ा नहीं है, 5 लेक्चर्स है सिर्फ, और ये पांचों लेक्चर्स में वो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी एग्जैक्टली क्या है, कैसे आपको समझनी है, क्या उसका पार्ट रहेगा, ये सब मैंने आपको ये 5 लेक्चर्स में कवर करके दिया है। तो ये सारे लिंक्स अवेलेबल है। इवन थोड़ा नया सिस्टम अपडेट करे, जब ये नोट्स आपके सामने प्रिंट रहेंगे, तो अगर आपको लिंक टाइप नहीं करना होगा, पीडीएफ में है, तो आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो। अगर आपके सामने जब नोट्स प्रिंट रहेंगे, आपको लिंक पे क्लिक तो नहीं करने को मिलेगा, आप क्यूआर कोड स्कैन करो, वो यूट्यूब पे लेके जाएगा। पॉइंट ये है कि ये लिंक्स जो है ये इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के लिए दिए हैं, जो ऑर्डिनल का पार्ट है। जैसे डिटेल में कार्डिनल मैंने आपको पढ़ाया, 12th के सिलेबस में ऑर्डिनल की डिटेल नहीं, सिर्फ इतना बोल दिया है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के लिए हिक्स एंड एलन इन्होंने इंडिफरेंस कर्व थ्योरी बनाई है। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो ऑल इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ दिया है नहीं 12th के सिलेबस में, बट ये आगे काम आता है। एंड एनी हाउ, जो मैंने बोला कि एनरिच नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे ये लेक्चर्स वैसे भी ओपन है, तो आपका अगर और फायदा होता है तो आप ये डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो 12th के साथ साथ ही आपके लिए फाउंडेशन की भी एक और टॉपिक की प्रिपरेशन हो जाएगी, जो दोनों में यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी वाला तो कॉमन है ही, बट इंडिफरेंस कर्व वाला जो यहाँ पे नहीं दिया है वो भी आपका प्रिपेयर हो सकता है। तो ये लेक्चर्स आप देखो और इनका बेनिफिट ले सकते हो। सो ये है आपका चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। इसके टोटल हमने 9-10 लेक्चर्स पूरे देखे हैं और इन 10 लेक्चर्स के साथ हमारा ये पूरा पार्ट कंक्लूड होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सारी चीजें आप देखिए और डाउट्स के लिए कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।